तो योद्धाओं, आज अभी हम लोग कल डीपीएसपी के 42 आर्टिकल तक रिवीजन किए थे, आज अब उसके आगे वाला रिवीजन करते हैं। तो आर्टिकल 43 में क्या है, कुटीर उद्योगों के उन्नयन के बारे में बताया गया है और इसी के तहत भारत में जो न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित किया जाता है, इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 43 क्या कर लो, कुटीर उद्योगों के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 43 का कुटीर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, 43 का को अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट से। तो हम लोगों ने 39 का और 43 का, 39 का और 43 का दोनों याद रखेंगे। 39 का में क्या था, निःशुल्क विधिक सहायता, और 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, हिस्सा लेना, इसके बारे में बात किया गया है 43 क में। तो और दोनों अमेंडमेंट में 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की जाती है। ये आज तक लागू नहीं किया गया है और इसको लागू करने के लिए भारत में बहुत सारे पक्ष विपक्ष की बातें चलते रहती हैं। और इसके मामले में कहा जाता है कि डीपीएसपी का ये वाला आर्टिकल आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है। इस आर्टिकल के मामले में डीपीएसपी अभी भी असफल रहा है। बाकी आर्टिकल तो मैंने बताया, आर्टिकल 40 इम्प्लीमेंट हो चुका है, 39 इम्प्लीमेंट हो चुका है, आर्टिकल 41 इम्प्लीमेंट, 42 इम्प्लीमेंट, सारे आर्टिकल धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 44 आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 45 का मेन सब्जेक्ट को जब गवर्नमेंट ने अचीव करने की क्षमता पाई तो उसको आर्टिकल 21 क में जोड़ दिया गया। तो आर्टिकल 45 में जो सब्जेक्ट लिखा था उसको उठा के मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया अनुच्छेद 21 क में। और अनुच्छेद 45 का सब्जेक्ट ही बदल दिया गया। पहले अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष लिखा था, लेकिन अब अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 45 बोलता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए पूर्व बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा, और ये 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 45 में बताया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम बच्चों के बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। और यही चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो 3 से 6 वर्ष का बच्चों का जो एजुकेशन है उसकी बात की गई है, और गवर्नमेंट ने आर्टिकल 45 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आर्टिकल 45 को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये आप मानो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट ने आर्टिकल 45 को, जो 6 वर्ष से कम के बच्चों की देखरेख की बात करता है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। आर्टिकल 46 में कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हित के लिए, आर्थिक शोषित लोगों को हित देने के लिए, उनको विकास करने के लिए बात किया गया है आर्टिकल 46 में, कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए। और यहीं पे ही एसटी, एससी, ओबीसी के कमज़ोर वर्ग और पिछड़ी वर्गों को शामिल किया जाता है और उनके आर्थिक उन्नति के लिए, उनके आर्थिक शोषण से बचाव के लिए ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 में ग्रामीण जीवन स्तर बढ़ाना और मादक द्रव्य प्रतिषेध, ग्रामीण जीवन को बढ़ाना है और जो मादक द्रव्य हैं, शराब है, गांजा है, इनको प्रतिषेध करना, ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। लेकिन कुछ राज्यों ने शराब प्रतिबंध किया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अभी प्रतिबंध नहीं है। तो इस मामले में आर्टिकल 47 में हम लोग अभी तक सफल नहीं हुए हैं। आर्टिकल 47 जो हमको शराबबंदी की बात करती है, मादक द्रव्य को प्रतिषेध करने की बात करती है, ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाने की बात करती है, इसमें कुछ हद तक तो हम लोग सहमत आगे बढ़े हैं, लेकिन मादक द्रव्य को नहीं रोक पाए हैं। आर्टिकल 48 बोलता है गौवंशी पशु के वध पर प्रतिबंध लगाना है। तो जो भी गाय, हमारे भारत में जो गाय को माता माना जाता है, और उनके, क्योंकि आर्टिकल 48 को और आर्टिकल 47 को, दोनों को गांधीयन फिलोसफी में शामिल किया जाता है। गांधी जी बोलते थे गौवंश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और उनके प्रति गौवंश के पशुओं को वध से रोकना आर्टिकल 48 के बारे में, आर्टिकल 48 में बताया गया है। कुछ सरकारें इसमें आगे बढ़ी हैं, काम किए हैं। और जब भी भारत में बोला जाता है कि गौवंशीय पशुओं को जो हत्या है उसको रोकना चाहिए, तो ये आर्टिकल 48 की बात ही करते हैं वो। और आर्टिकल 48 का, जो कि 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है।
तो हमारे देश में जो अभी नेशनल पार्क बना, अभी जैसे गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल टाइगर रिजर्व बना, तो ये टाइगर रिजर्व क्या किया, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक काम हुआ। तो ये किसका पालन हुआ, आर्टिकल 48 का। तो आर्टिकल 48 का भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया है, आर्टिकल 43 का भी जोड़ा गया है, आर्टिकल 39 का भी जोड़ा गया। तो ये 3 आर्टिकल जो अमेंडमेंट से जोड़े गए, ये आपको विशेष तौर पे याद करना है अलग से। फिर आर्टिकल 48 का होने के बाद जिसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे लाल किला, जो बहुत सारे महल हैं, जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इनके संरक्षण संवर्धन का काम राज्य करेगा और हम लोग भी करेंगे। तो ये आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 बोलता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो जुडिशरी है न्यायपालिका है, दोनों अलग अलग काम करेंगे, उनका शक्तियों का पृथक्करण अलग अलग होगा जो हमारे देश में है। आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। भारत देश के बारे में ये कहा जाता है कि आज तक भारत ने किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है। भारत का इतिहास है कि कभी भी हम लोगों ने किसी की ज़मीन को हड़पने के लिए या धर्म के फैलाव के लिए या अपने समाज के विकास, अपने समाज के फैलाव के लिए कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। और भारत हमेशा ही शांति प्रिय देश है और भारत सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। तो इस तरीके से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो ये आर्टिकल 51 बोलता है। तो इस तरीके से आप देखो, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व सारे आर्टिकल मैंने आपको रिवाइज कराया 2 दिन में, और दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए किसमें, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार के में क्या होता है, राजनीतिक आदर्श है, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक आदर्श हैं, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे आप न्यायपालिका के पास जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन के लिए नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ नीति निर्देशक तत्व की बातें हुई थी। आज आप लोग डेली आईएएस की टेस्ट सीरीज देने गए होंगे, वहाँ पे सीसेट का एग्ज़ाम हुआ होगा और 2 तारीख आज हुआ और आपके पास 3 और 4 2 दिन बचा है, और आज का भी दिन अगर लोगे तो 3 दिन बना। तो 3 दिन में आपको पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करना है, जो कि आपको अगर बहुत मेहनत करोगे तो अच्छे से हो पाएगा। इसके लिए आप कुछ टॉपिक्स जो उस पर लिखे हुए हैं, जैसे आप संविधान का विकास, संवैधानिक विकास क्रम, स्रोत, संविधान की विशेषता और नागरिकता, जो शुरू वाले चैप्टर हैं, तो ये वाले चैप्टर के लिए आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। इसके लिए या तो आपके पास जो भी बुक होगा, जो भी कोचिंग की बुक होगी, किसी के पास हरिराम पटेल की बुक होगी, किसी के पास अनिल दीक्षित सर की बुक होगी, किसी के पास नहीं होगी तो अनिल दीक्षित सर की बुक आप ले सकते हो। तो वो उस बुक से ही आप ये कुछ जो बिना कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक होते हैं पॉलिटी के, जैसे नागरिकता 1 पेज में ख़त्म हो जाता है, उसके लिए आप लक्ष्मीकांत 10 पेज पढ़ने क्यों जाओगे, कोई मतलब का नहीं, और मेंस के सिलेबस में है भी नहीं। चुनाव आयोग मेंस के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्री के सिलेबस में है। तो आप उसको उस तरीके से ही पढ़ो जिसमें प्री के लिए ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नागरिकता, संवैधानिक विकास, स्रोत, संविधान के स्रोत, संविधान के कितने भाग हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये सब कुछ एकदम फैक्चुअल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको रटना है विशुद्ध रूप से। तो आपको जो टॉपिक को रटना है उसको लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ना है, आप उसको पढ़ो कि किसी कोचिंग की बुक से, जैसे मैंने आपको बताया। और जो टॉपिक जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद वाला जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट, संसद वाला, संवैधानिक संशोधन वाला टॉपिक, ये टॉपिक को आपको लक्ष्मीकांत के बुक से ही पढ़ना है। और उसको उससे पढ़ने के बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक होगा, जैसे किसी के पास घटना चक्र होगा, किसी के पास अनिल दीक्षित सर की बुक होगा, उससे सॉल्व करना है। तो ये आप करोगे अगले 2 से 3 दिन तक। और छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है वो आप हरिराम पटेल के बुक से कवर कर सकते हो, उससे बाहर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप ये ध्यान रखना, जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे उसके विधायक के नाम, और भारत छत्तीसगढ़ में जितने मंत्रालय हैं उनके जो मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही
आप टेस्ट देने के बाद पॉलिटी को स्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया है वैसा पढ़ो। और आज मैं अवेलेबल रहूँगा बिलासपुर में, मैंने लोकेशन टेलीग्राम में शेयर किया है। आप बिलासपुर में गांधी चौक के पास जो एलन इंस्टीट्यूट है गुरुद्वारा, वहाँ पे एक सत्यम लाइब्रेरी है, उसके टॉप फ्लोर में मैं बैठूँगा ओपन में, तो आप कोई भी आके मिल सकते हैं शाम को 5 से 6 बजे के आसपास। और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की बात कर सकते हैं मिल के। मैं सबको फ़ोन में रिप्लाई नहीं कर सकता, फ़ोन खोलता हूँ तो 60-70 मैसेज पड़े रहते हैं, तो ये चीज़ मत करो, आप आ जाओ डायरेक्ट मिल लो, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, आप पढ़ो और मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।